हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में बहुपद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे जो पहले वाला वीडियो था तो उससे पहले हम वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं, जो 3 लेक्चर के माध्यम से उस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं और अच्छे से समझे थे, बिल्कुल बेसिक से समझे थे। उसके क्वेश्चन भी एक एक करके हम अच्छे तरीके से समझे थे। तो हम इस वीडियो में उसी प्रकार बहुपद भी पढ़ेंगे जिससे हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो देखो, जो बहुपद होता है इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ बहुपद का मतलब समझेंगे। ये जो बहुपद चैप्टर है तो यहाँ पर शब्द क्या रहा है, बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद। बहु का मतलब हो जाएगा बहुत और पद का मतलब क्या हो जाएगा, पद। मतलब बहुत से पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। मतलब जो बहुपद है वो बहुत पदों से मिलकर बना हो। बहु प्लस पद ही तो अभी तो क्या बना है, बहुपद। और बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब पद। तो ये बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुत से पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर शब्द क्या रहा है, पद। तो यहाँ पद क्या होता है, तो भैया पद 2 प्रकार के होते हैं हमारे। यहाँ पर बहुपद से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पद क्या होते हैं। तो पद 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा चर पद होता है और एक हमारा होता है अचर पद। तो पद होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। तो अचर पद उसे कहते हैं जिसके मान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिनके मान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसे हम अचर पद कहते हैं। और जिनके मान में परिवर्तन हो जाता है उसे हम चर पद कहते हैं। देखो, अगर हमें बहुपद पढ़ना था तो हम यहाँ बताए कि बहुत से पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि पद कौन कौन से होने चाहिए। तो जो पद होते हैं तो पद 2 प्रकार के होते हैं, एक चर पद होता है और एक अचर पद। तो चर पद उसे कहते हैं जिसके मान में परिवर्तन किया जा सके उसे चर पद कहते हैं, और जिनके मान में परिवर्तन ना किया जा सके उसे हम अचर पद कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि इसे x लिखा है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ABCD हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर पद होते हैं। जैसा कहा नहीं जाता है कि किसी से क्वेश्चन आता है, आयु संबंध वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर जब हम पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति की आयु कितनी है, तो हम वहाँ हमेशा क्या मान लेते हैं कि माना व्यक्ति की आयु x है, माना व्यक्ति की आयु x है। हम तुरंत मानते हैं, कहीं भी मानना होता तो व्यक्ति मतलब कोई भी चीज़ का मानना तो क्या मान लेते हैं, x। तो x का मान कभी कभी 10 भी आता है, कभी कभी 20 भी आता है, कभी कभी 30 भी आता है ना। तो इसका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये समझो कि जिनके मान में परिवर्तन हो सकता है उसे हम चर पद कहते हैं, और जिनके मान में परिवर्तन नहीं हो सकता उसे हम अचर पद कहते हैं। जैसे कि लिखा है 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, अचर पद। चूंकि इनके मान में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, जबकि इनके मान में परिवर्तन हो सकता है। देखते नहीं कहीं, जैसे हम कहें कि देखो यहाँ y है, तो y का जैसे हम कहते हैं किसी मनुष्य की आयु या किसी व्यक्ति की जो आयु है y है, तो y का मान कभी 10 भी आता है तो कभी कभी 20 भी आता है। तो इसका मान हम फिक्स बता नहीं सकते हैं ना, लेकिन इसका मान देखो जैसे 2 लिखा है तो 2 को तो कोई 3 कह नहीं सकता है ना। तो इनके मान क्या होते हैं, फिक्स। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि चर और अचर पद, मतलब बहुत से पद की बात आए तो ये कह सकते हो कि चर और अचर पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। तो चर पद का मतलब समझ गए होंगे अच्छे से, और अचर पद का मतलब भी अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब बहुपद में और कुछ बातें अभी अच्छे से जान ले। देखो कि जैसे यहाँ पर अब बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद में एक होती है घात। बहुपद में क्या होती है, घात। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बहुपद में घात हो वो हमेशा क्या हो, पूर्णांक हो। और वो भी कैसा पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। मतलब जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होनी चाहिए। तो घात क्या होती है, जैसे कि अगर हम ये बात जान गए कि चर और अचर पद मिलकर ही बहुपद का निर्माण करते हैं। अकेला चर भी पद रह सकता है, अकेला अचर पद भी रह सकता है। मतलब बहुपद में चर और अचर पद दोनों हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि लिखा है कि 2x + 3, तो देखो यहाँ 2 कैसा पद है, अचर पद है, 3 कैसा पद है, अचर पद है, लेकिन x कैसा पद है, चर पद है। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, बहुपद। ये हो गया बहुपद। तो यहाँ पर देखो चर और अचर पद, लेकिन वहां पर खास बात ये भी पता होनी चाहिए कि जो बहुपद की घात हो एक पूर्णांक होनी चाहिए। तो घात क्या किसे कहते हैं, तो किसी भी बहुपद में चर पद पर लगी अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। मतलब जो बहुपद की घात होती है
तो बहुपद की घात क्या होती है कि चर पद पर लगी अधिकतम घात को अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये लिखा है तो यहाँ चर पद यही तो हुआ ना, तो इसकी घात मतलब ऊपर जो कितना लगा है 1, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। तो जो भैया घात होना चाहिए वो घात हमेशा देखो चर पद अचर पद तो होने चाहिए, और साथ साथ में बहुपद की सबसे बड़ी निशानी है कि बहुपद में घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। वो भी कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर 4 है तो 4 भी बहुपद है, क्योंकि इसमें चर पद है अचर पद है। ये कैसा पद है, अचर, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पूछे घात कितनी है, तो घात यहाँ पर अगर कहीं चर पद दिखाई पड़ रहा है तो चर पद नहीं है ना, तो घात कितनी हो जाएगी 0, घात 0 हो जाएगी। जैसे लिख दे हम x³ 5x² 6x + 4। अब अगर ये पूछा जाए बहुपद है कि नहीं, तो हम देखें कि भैया यहाँ पर सबसे पहले नजर किस पे डाला करो, घात पे डाला करो। बाकी पद पे तो आपको डालना ही नहीं, चूंकि हमको पता है कि कोई भी समीकरण लिखा जाएगा तो उसमें चर पद और अचर पद तो होने हैं। चर पद अकेला भी रह सकता है, अचर पद अकेला रह सकता है, दोनों साथ में रह सकते हैं। बहुपद की सबसे बड़ी निशानी क्या बता रहे हैं कि घात हमेशा होनी चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो चर पद पे लगी अधिकतम घात ना, तो यहाँ पर घात कितनी है 3, और यहाँ पर घात कितनी है 2, और यहाँ पर घात कितनी है 1। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई 3। और ये एक प्रकार का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घात ऐसा नहीं कि वो भिन्नात्मक हो, मतलब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मानने से बटे में कभी नहीं होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की घात भी निकालना अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि घात से भी हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर होता है, इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो हम इसमें इसको इस प्रकार पढ़ा रहे हैं कि इसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर लाना, तो हर एक चैप्टर को टारगेट लेकर पढ़ना है कि उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसको हम ना लगाए हों। एक ऑब्जेक्टिव को भी हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो हाई स्कूल का जो पेपर होता है वो उसमें 20 नंबर का MCQ पूछा जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 100 में 100 तो नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए हम अच्छे से समझे, चूँकि अगर जब हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय, उनको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो थ्योरी से ही मिलकर बने होते हैं। तो अगर यहाँ घात समझ गए ना, तो इसकी घात कितनी हो गई 3। अब ये भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन जैसे अगर अब हम आपसे ये पूछ लें कि ये कितना लिखा है -3, और ये कितना लिखा है 5x + 6, 5x + 6। अब ये पूछा जाए बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी दी गई है -3, और हम बता चुके हैं कि एक पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक मतलब जैसे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, ना तो बटे में होना चाहिए ना तो माइनस में होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखें, जैसे लिखा है x + 1/x, x + 1/x। अब ये पहचानना है बहुपद है कि नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कि पावर कोने कितनी है 1, और अगर ऊपर जाकर ऐसा हो जाएगा -1, और यहाँ पर देख रहे हैं घात कितनी आ रही है माइनस, और हम जानते हैं कि बहुपद की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद नहीं है। लेकिन जैसे इस प्रकार लिखा है √2 x की पावर 5, 5x की पावर 3, और यहाँ पर लिखा है 6। अब अगर यहाँ पर पूछा जाए बहुपद है कि नहीं, तो हम यहाँ पर देखें घात कितनी है 5, यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ घात कितनी 5 और यहाँ घात कितनी है 3, तो यहाँ पर कोई ऐसा तो घात है नहीं कि तो ऋणात्मक हो या भिन्न हो, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है, ये बहुपद है। इसके बाद जैसे हम कहते हैं कि x की पावर 3/2 और +5, तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घात कितनी आ रही 3/2। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता। बहुपद की निशानी ये होती है कि जो बहुपद में घात होनी चाहिए वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, कभी भी भिन्नात्मक या माइनस में नहीं हो सकती, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो बहुपद अच्छे से समझ गए होंगे, और घात भी निकालना समझ गए होंगे कि घात किसे कहते हैं। अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे बहुपद के प्रकार, फिर अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे, फिर अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे बहुपद के प्रकार। तो देखो बहुपद का जब विभाजन किया गया है, तो बहुपद के विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। एक तो हम किसके आधार पर किए हैं, घात के आधार पर।
बहुपद का विभाजन दो आधार पे हुआ, एक किसके आधार पे हुआ, घात के आधार पे, और दूसरा हुआ है शून्यांक के आधार पर, या दूसरा कह दो पद के आधार पर, पद के आधार पर। मतलब जब बहुपद का विभाजन हुआ दो आधार पे हुआ है, एक तो हुआ है घात के आधार पर और एक तो हुआ है पद के आधार पर। घात हम समझ ही गए तो क्या होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है x की पावर 5 और यहाँ पर 6, x की पावर 3 है और यहाँ पर कितना लिखा 6। अब अगर यहाँ पर कोई घात पूछता तो घात कितनी है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 5, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाती है, 5। बहुपद की घात 5। जो सबसे बड़ी घात होती है किसी भी समीकरण में, जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब ये घात हो गई। अब अगर यहाँ पूछा था पद कितने हैं, तो देखो यहाँ पर ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ये एक पद, तो इसमें पद कितने हैं, 3। पद कितने हैं, 3। तो ये पद भी निकालना समझ गए, घात भी निकालना समझ गए। तो उस आधार पे 3, देखो इनके कई प्रकार होते हैं। जैसे अगर यहाँ बहुपद घात के आधार पर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुपद कैसा होना चाहिए, शून्य घातीय। एक बहुपद कैसा हो सकता है, शून्य घातीय। शून्य घातीय बहुपद को ही हम कौन सा बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद। शून्य घातीय बहुपद को ही हम अचर बहुपद भी कहते हैं। शून्य घातीय किसे कहते हैं, जैसे कि लिखा है हमारा 5, तो देखो हम जानते हैं कि जो चर पद पर लगी घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं ना। तो यहाँ पर कहीं चर पद है, ये तो हमारा अचर पद है, चूंकि हम बताए हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी अचर पद होती हैं। चर पद पर लगी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं ना। तो यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, इसका मतलब यहाँ होता भी तो कितना होता है, पावर 0। और हमको पता है किसी भी संख्या की पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी, 1, तभी तो इसको 5 लिखा गया है ना। तो यहाँ पर जो घात है वो घात कितनी है, शून्य है। अब यहाँ घात शून्य है, तो घात शून्य कब होती है, जब उसमें केवल अचर पद हो। इसीलिए तो इसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद के नाम से जानते हैं। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है घात 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद कह दो, और चाहे आप क्या कह दो, रेखिक बहुपद। और ऐसा नहीं, जो हम करवा रहे हैं अभी, जब हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां आपको इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। देखो रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा है 5x + 6, यहाँ पर घात करने कितनी है, 1, तो ये हमारा कैसा बहुपद हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। उसी प्रकार होता है द्विघातीय बहुपद, 3 घातीय बहुपद, 4 घातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद अगर देखा जाए या द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद कह दो चाहे द्विघात बहुपद, और सिलेबस में हमारे यही है। क्योंकि हमको केवल किसके बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। और द्विघात बहुपद नाम का एक चैप्टर भी है, ये बहुपद है और एक चैप्टर द्विघात बहुपद के नाम से भी है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो जाएगा, द्विघात हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। जैसे लिखा है x² और +5x + 6, तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं घात अधिकतम कितनी है, 2, तो ये हमारा कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के बारे में ही अच्छे से पढ़ना है। उसी प्रकार 3 घातीय बहुपद होता जिसमें घात 3 हो, 4 घातीय बहुपद होता जिसमें घात 4 हो। अब हम किसके आधार पर देख रहे हैं, पद के आधार पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पद हो तो उसे हम एक पदी बहुपद कह देंगे, जिसमें 2 पद होगा उसे हम द्विपदी कह देंगे, जिसमें 3 पद होगा उसे हम 3 पदी कह देंगे, जिसमें 4 पद होगा उसे हम 4 पदी कह देंगे। तो अच्छे से समझ होगा ना, एक पदी का मतलब जैसे लिखा है 4x, तो इसमें एक ही पद तो है ना। जैसे अगर हम लिख दें 4x - 5, तो इसमें कितने पद है, एक पद और 2 पद है। अगर 3 पदी कह दे तो जैसे लिखा है 5x और यहाँ x² + 6, तो एक पद, 2 पद और 3 पद। तो इसी प्रकार इनके भी काफ़ी प्रकार होते हैं। तो बहुपद के प्रकार अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बहुपद कितने प्रकार का किस आधार पर होता है। द्विघात बहुपद हमारा यहाँ मेन टारगेट है, क्योंकि उसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आएगा, उस शब्द को क्या कहते हैं, शून्यांक। शून्यांक कह दो चाहे क्या कह दो, मूल कह दो, या तो आप ये कह सकते हो कि चर पद का मान, चर पद का मान। देखो एक होता है शून्यांक, शून्यांक को ही हम मूल कहते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, किसी भी समीकरण में चर पद का मान। जैसे कि अगर हमारा एक समीकरण दिया है कि 2x - 8 का शून्यांक क्या होगा, 2x - 8 का शून्यांक क्या होगा। तो अगर 2x - 8 का क्या निकालना है, शून्यांक। अभी मतलब समझाएंगे कि शून्यांक होता क्या चीज़ है। जैसे कभी भी शून्यांक आपको निकालना हो तो 2x - 8 बराबर क्या मान लिया करो, 0।
चाहे शून्यांक कह दे, चाहे मूल कह दे, चाहे चर पद का मान कह दे। तो यहाँ पर x का मान ही शून्यांक कहलाता है, और x क्या होता है, चर ही पद तो होता है। इसलिए हम क्या बताए हैं कि चर पद के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्यांक। तो यहाँ हमें x का मान निकालना, तो कभी भी शून्यांक निकालना हुआ करे तो बराबर क्या मान लेते हैं, 0। अब ये बताओ माइनस का 8 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का 8। अगर हमें x का मान निकालना है तो 8 के बटे में 2 चला जाएगा, 2 1 नम 2 और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना आ गया, 4। और इसी 4 को ही हम क्या कहते हैं, शून्यांक कह दो आप, चाहे मूल कह दो, और चाहे चर पद का मान कह दो, अर्थात x का मान कह दो। तो शून्यांक का मतलब समझ गए ना। तो देखो यहाँ पर एक बात ये भी देखो, एक बात कि जैसे अगर हम इस 4 का मान यहाँ पे रख दें इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में, तो x की जगह हम कितना रख दिए, 4, और माइनस कितना लिखा है, 8। 4 दूनी कितना हो रहा है, 8, और माइनस के कितना हो रहा है, 8। 8 में से 8 घटाए कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब शून्यांक किसे कहते हैं, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे ही बहुपद का शून्यांक कहते हैं। किसी भी बहुपद में x का वह मान, अगर x से समीकरण बना है तो x से, y का समीकरण बना है तो y से, तो उस चर पद का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे ही बहुपद का हम शून्यांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर x का मान 4 रखते तो 4 दूनी 8, और 8 में से 8 घटाते कितना था, 0। इसका मतलब यही तो इसका क्या हो रहा है, शून्यांक। कभी कहता है कि अगर इसका ये शून्यांक है, जैसे हम कहते हैं 2x - 8 का शून्यांक 4 है, तो इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो अगर ये इसका शून्यांक होता तो यहाँ पर रखने पर इसका मान 0 आ जाता। तो देखो मान रखने पर कितना रहा, 0। इसका मतलब ये बात हम सही लगाए, सही क्वेश्चन लगाए। तो शून्यांक का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो हर बहुपद में अलग अलग। अब देखो यहाँ पर जो हमारा शून्यांक कितना आया था, इतना। अब जैसे कि हम एक दूसरा कोई समीकरण ले लें, जैसे लिख दिए x² 5x + 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, शून्यांक। इसका हमें निकालना है शून्यांक। तो यहाँ पे शून्यांक निकालना तो बराबर क्या मान लेते हैं, 0। बराबर क्या मान लेते हैं, 0। देखो ये सब जो है ये द्विघात बहुपद है, चूंकि इसकी घात कितनी है, 2। ये एक घातीय बहुपद, चूंकि इसकी घात कितनी है, 1। और द्विघात बहुपद बार बार बता रहे हैं कि भैया द्विघात जो बहुपद है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि द्विघात बहुपद नाम का एक चैप्टर है और इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें इसका शून्यांक निकालना है द्विघात बहुपद का, तो हम कभी शून्यांक निकालना तो दोबारा क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पर हमें करना पड़ता है गुणनखंड। तो यहाँ देखें कुल में कितना है, 1। तो जब आगे वाले पद का गुणा हमेशा किससे कर देते हैं, पीछे वाले से। 1 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 6 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने कितना आ जाए, 5, और गुणा करने कितना आ जाए, 6। तो अगर हम तोड़ दे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 करने में कितना हो जाएगा, 2। तो अगर हम यहाँ 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 3 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब यहाँ तो x² रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये जो 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, 3 + 2, और x लिखा तो क्या लिख देंगे, x बराबर कितना, +6 बराबर कितना हो रहा है, 0। अब यहाँ से देख रहे हैं x², 3 का गुणा x से कितना हो गया, 3x, और यहाँ 2 का गुणा x से कितना हो गया, 2x, और प्लस में कितना हो रहा है, 6, बराबर कितना हो रहा है, 6 बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ पर हम x का मान निकालना, तो देखो यहाँ पर देखो x कॉमन है कि नहीं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जो x कॉमन ले लिए तो 2x था तो बचा कितना, 1x। यहाँ x कॉमन ले ही चुके तो हमारा कितना बचा, 3। बचा कितना, 3। कॉमन वही लेते हैं जो दोनों पद में हो। अब जैसे यहाँ 2 लिखा और यहाँ कितना है, 6, तो हम 6 को हम क्या ले सकते हैं, 2 3 6, तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 ले लिए फिर से कॉमन। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x, चूंकि x कॉमन ले चुके, यहाँ x है परंतु यहाँ x नहीं है, और यहाँ x कॉमन ले ही, 2 कॉमन ले ही चुके तो कितना बचा, 3। तो कभी भी गुणनखंड किया करो तो गुणनखंड सही है या गलत, ये अगर चेक करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये वाला पद आता है और ये वाला पद हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर है तो अगर यहाँ x + 3 देखा जाए, एक बार लिख दिया जाए, और यहाँ बचा x तो प्लस में कितना हो रहा है, 2, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ x + 3 बराबर हम कितना मान लिए, 0, तो ये प्लस का 3 उधर जाए कैसा हो जाएगा, -3। तो या तो ये हो सकता है कि x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, और ये प्लस का 2 उधर जाए कैसा हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शून्यांक हमारे कितने निकल रहे हैं, 2। एक -3 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, शून्यांक का 2 चाहे मूल। तो आप एक बात ध्यान रखो कि भैया अगर मतलब यहाँ से एक बात समझ आई कि जैसे यहाँ पर घात 1 थी तो शून्यांक कितना निकला, 1,
और यहाँ घात 2 है तो शून्यांक कितना निकला 2। इसका मतलब जितने घात होते हैं उतने ही शून्यांक होते हैं। तो कोई भी बहुपद जितने घातीय होगा उतने ही उसके शून्यांक होंगे, अर्थात उतने ही उसमें x के मान होंगे, अर्थात चरपद के मान होंगे। ठीक, तो अगर हम कहें त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक निकलेंगे तो 3। चार घातीय बहुपद में कितने निकलेंगे 4। मतलब कोई भी बहुपद जितने घातीय होगा उतने ही उसके x के मान आएंगे, अर्थात उतने ही उसके शून्यांक निकलेंगे। तो शून्यांक का मतलब भी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ 2 शून्यांक निकले, चूंकि ये बहुपद कितना है द्विघात बहुपद है। तो अच्छे से ये भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार शून्यांक निकाला। शून्यांक निकालना भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक और बचा है कि जिसे हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, फिर आराम से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। द्विघात बहुपद, फिर अभी आप क्वेश्चन जब लगाने बैठोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होगा। फिर वहां पर जितनी चीजें हम यहाँ बेसिक बताए उसी से ही हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो पूरे उसी से बनेंगे। अब जब से ये फार्मूला देख लोगे तो इस फार्मूले से जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे तो इसी फार्मूले से बनेंगे। देखो द्विघात बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 2। तो घात 2 होने चाहिए, तो द्विघात बहुपद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ax² bx + c। ये द्विघात बहुपद का एक मानक रूप हो सकता है कि मतलब लगभग में द्विघात बहुपद इस रूप में हो सकता है। द्विघात बहुपद में घात 2 होनी चाहिए, तो x की घात 2 होनी चाहिए। आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप का मतलब लगभग में किस रूप का होता है, तो हमेशा इसी रूप का होता है। तो मान लिए कि माना ये एक द्विघात बहुपद है। अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे या 2। तो यहाँ हमको पता चला कि घात कितनी है 2, तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे 2। तो अगर ax² bx + c के मूल एक हम अल्फा मान लें और दूसरा क्या मान लें बीटा हो, तो मतलब अगर यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो घात 2 है तो इसके शून्यांक भी 2 निकलेंगे। तो आप चाहे ए बी मान लो, चाहे अल्फा बीटा मान लो, कुछ भी मान लो। हम मान लें कि ये एक द्विघात बहुपद है, इसके जो मूल हैं वो एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना, और इसी फार्मूले से ही हमारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी फार्मूले से बनेंगे। एक होता है मूलों का योगफल, मतलब जो 2 मूल होंगे उनका हमें क्या निकालना हो योगफल। तो योगफल पूछा जाता है। अगर योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, तो पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल का मतलब क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक। मतलब जो यहाँ मूलों का योगफल होता है। तो अब देखो इसको हिंदी में भी समझाएंगे, प्रतीक में भी लिख देंगे, लेकिन एक बार हिंदी समझो कि मूलों का योगफल कह दे, मूलों का कह दे, और चाहे क्या कह दे शून्यांकों का कह दे। शून्यांकों का जो योगफल होगा, योगफल मतलब प्लस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ गुणांक क्या शब्द है, जैसे लिखा है 5x² 6x + 4 है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक यहाँ पूछा जा सकता था। तो x² गुणांक कितना होगा 5। मतलब जिस चीज़ का गुणांक पूछ रहा है इसका मतलब उसके आगे जो गुणे में होता है उसे हम उसका गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जाए 6 का गुणांक कितना है, तो अगर x का गुणांक तो x के आगे गुणे में कितना है 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। अगर पूछा जाए अचर पद कितना है, तो अचर पद होता है जिसमें चरपद ना हो। तो 6 ही तो साथ में चरपद नहीं है, अर्थात x सही पास तो नहीं है, तो ये हो जाएगा अचर पद। तो अगर इसको हम छोटे रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर -x का गुणांक, तो यहाँ से अगर हम x का गुणांक देखें तो कितना हो जाएगा b, कितना हो जाएगा b, और यहाँ पे क्या लगा है माइनस। x² का गुणांक, तो x² गुणांक कितना है हमारा a, x² गुणांक कितना है a, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर a होता है वो a हमेशा क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। जबकि जो b होता है, b हमारा किसका गुणांक होता है x का गुणांक होता है। और बाकी जो c होता है उसे हम क्या कहते हैं अचर पद, अचर पद कहते हैं। अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद एक दूसरा फार्मूला होता है, वो होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों कह दो और चाहे मूलों। अब मूलों का क्या निकालना है गुणनफल। वो योगफल था, ये गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला क्या होता है, वो हिंदी में अगर लिखा जाए तो वो क्या होता है अचर पद और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक।
तो यहाँ से अगर इसे हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद देखा जाए तो हम बताए हैं अचर पद उसे कहते हैं जिसमें x ना लगा हो, तो हमारा कितना है, c ही तो है, और x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर के गुणे में जो लिखा हुआ कितना है, a है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर कभी कभी बहुपद पूछा जाता है कि बहुपद क्या होगा, तो कभी कभी मूल दे देते हो, बहुपद पूछता है तो मूल दे दो। अगर बहुपद निकालना है तो हमेशा ये फार्मूला याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा, x, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। अगर कभी भी मूल दे दे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बहुपद के मूलांक, जो एक बहुपद के मूल हैं वो 5 और 4 हैं, 5 और 4 है, तो उसका वो बहुपद क्या है, बहुपद क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक अल्फा है और एक बीटा, तो अगर उसका बहुपद निकालना तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, ये बहुपद निकालने का फार्मूला होता है। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से सारे फार्मूले देख लें, और सबसे जरूरी फार्मूला यही है, तो इस फार्मूले को अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूले से हमारे बनते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लॉन्ग वाले देखते हैं। जैसे लिखा है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा। मतलब अगर यहाँ पर जो देखा गया था कि हम बताए नहीं थे कि जैसे कोई भी बहुपद होते हैं उसमें जो चर का घात होता है, चर की घात, अरे चर की घात मतलब जो बहुपद की घात होती है, वो बहुपद की घात हमेशा क्या बताए थे, धन पूर्णांक होनी चाहिए। यही तो बताए थे शुरुआत में जब हम बताए थे, तो बताए थे बहुपद की निशानी क्या होती है कि जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो हमेशा धन पूर्णांक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा था किसी बहुपद में चर पद का घात इनमें से कौन सा होगा, तो हमेशा कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है, भिन्नात्मक कभी हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखें। अगर कह रहा है एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद का शून्यांक, एक त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद ये कह रहा है एक बहुपद 3 है, इसका शून्यांक कितना है, तो इसका शून्यांक कितना होगा, 0, चूंकि यहाँ पर x का कोई मान दिया नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें कि ये कह रहा है कि घात 2, घात कितनी है, 2, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो हम बताए थे ना कि कोई भी बहुपद जितने घातीय होगा, जैसे हम एक घात होगा तो उसे एक घातीय बहुपद कहेंगे, द्विघात होगा तो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर घात कितनी है, 2, तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ये कह रहा है त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3। अगर यहाँ रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात कितनी हो, 1। ये रेखिक लिखा तो इसकी जिसकी घात 1 होगी, लेकिन यहाँ पूरा घात जिसकी 2 है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखो जितने भी हम जितना बेसिक बताओ वो बेसिक अच्छे से अगर समझ ले तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये एक हमारा रेखिक बहुपद है, ये रेखिक बहुपद कितना है, ax प्लस b, तो इसका शून्यांक क्या होगा। तो अभी हम बताया था कि कभी भी शून्यांक निकालना हो तो बराबर क्या मान लेते हैं, 0। देखो इस प्रकार का जो हम क्वेश्चन हम शून्यांक निकालना स्टार्टिंग में ही बताए थे, और हम बताए थे कि इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लिखे थे, ये देखो 2x माइनस 8 का शून्यांक क्या होगा। तो हम बता रहे जब कभी शून्यांक निकाला जाता है तो बराबर कितना मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पर जैसे इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि इसका शून्यांक कितना होगा, ये एक रेखिक बहुपद है, इसका शून्यांक कितना होगा, तो इसे बराबर हम कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब अगर बराबर 0 मान लिए तो अगर यहाँ से देखा जाए इसे बराबर कितना मानना पड़ेगा, 0। ax प्लस b का शून्यांक ज्ञात करना तो बराबर 0 मान लिया। हम यहाँ पर a का मान a ही शून्यांक कहलाता, मतलब जो x का मान ही होता है वही शून्यांक कहलाता। तो प्लस b से हमसे कोई मतलब तो है नहीं, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो b एक गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। देखो जो शून्यांक होता है वो x का मान होता है, तो x का मान निकालना, प्लस का भी उधर जाएगा, माइनस का भी हो जाएगा, ये गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ पूछ रहा था इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b माइनस का b बटे a। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यांक कितना है। तो यहाँ पर अगर 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यांक निकालना तो बराबर कितना मान लेंगे, 0। तो यहाँ पर x का मान ही तो शून्यांक कहलाएगा ना, प्लस के 4 से जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस के 4। तो अगर हम x का मान देखेंगे तो 4 के बटे में हमारा कितना चला जाएगा, 3, 4 के बटे में 3। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 4 बटे 3।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद हम कुछ लॉन्ग वाले करवाएंगे, इसके बाद हम दूसरी जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर 60 वाले क्वेश्चन फिर करवाएंगे। जब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। जैसे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन और लगवा दे, इसके बाद हम लॉन्ग वाले देखें। देखो यहाँ पर कह रहा पी एक्स स्क्वायर 3x प्लस पी का एक शून्यांक कितना है, माइनस का 2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये एक शून्यांक माइनस का 2 है, इसका मतलब ये एक्स का मान ही तो होगा। हम भी क्या बताए थे, शून्यांक को ही हम एक्स का मान कहते हैं। तो कह रहा है इसका एक शून्यांक माइनस का 2 है, इसका मतलब एक्स का मान माइनस के 2 है, तो इसमें पी का मान पूछ रहा है। तो अगर यहाँ देखिए ये समीकरण कितना था, पी एक्स स्क्वायर 3x और प्लस में कितना था पी, तो हम यहाँ x के जगह हम कितना रख देंगे, माइनस के 2। तो यहाँ पर अगर x के जगह माइनस के 2 रख देंगे, ये 3 है, x के जगह माइनस के 2 रखे और प्लस में कितना हो रहा पी। अब ये शून्यांक तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 का साथ में पी है तो 4p हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना है p, बराबर कितना हो रहा है 0। यहाँ 4p है, यहाँ 1p है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5p, माइनस के 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो अगर हमें p का मान निकालना है तो 6 के बटे में कितना चला जाएगा 5, तो p का मान हमारा कितना आ जाएगा 6/5। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब आओ हम इनके कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करवाते हैं, जैसा कि लिखा है ये वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद दूसरे वीडियो में भी हम कुछ 60 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर लॉन्ग दिखा जाएगा। जैसे लिखा है ये वाला क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यांक है। ये जो बहुपद है थोड़ा सही नहीं लिखा, जैसे ये लिखा होता है 4, ये पावर 2 है, पावर कितना है 2, और यहाँ कितना लिखा है 3x + 7, 3x + 7, मतलब ये एक बहुपद है जिसका मूल कितने हैं, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा इसके शून्यांक हैं। तो कह रहा था अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात कीजिए, अल्फा प्लस बीटा भी ज्ञात कीजिए, 1/अल्फा और 1/बीटा भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ ए बी सी देखना है। तो हम बताए थे जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का जो आगे लिखा होता है। तो यहाँ ए का मान हमारा कितना दे रखा है 4। इसके बाद हम यहाँ बी निकालेंगे, चूंकि बी होता है एक्स का गुणांक और यहाँ x के आगे गुणे में कितना लिखा है 3, तो कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। अगर माइनस में 3 होता तो माइनस में 3 लिख देते हैं। इसके बाद हम c निकालते हैं, इसके बाद जो बचा वाला होता है उसे ही हम c कहते हैं। तो c का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छे समझ रहे हो ना। हम पहले बताए हैं जो ए बी सी होता है वो ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में जो लिखा हो 4 लिखा है, यहाँ बी होता है एक्स का गुणांक वो 3 लिखा है, सी होता है चरपा। तो ये निकल गया। अब ये कह रहा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसे पूछ रहा था। तो हम एक फार्मूला बताए थे कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो फार्मूला कितना हो जाएगा b/a, माइनस के b/a हो जाएगा। और अगर आपको निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा तो फार्मूला कितना हो जाएगा c/a। दोनों फार्मूले में अच्छे समझाए भी थे। तो जैसे यहाँ देखा जाए अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा बी, ये माइनस लगा तो माइनस लगा दो, बी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस के 3/4। इसके बाद ये कह रहा है अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तो अल्फा अगर देखा जाए सी का मान कितना है 7, सी का मान 7 है। और अगर यहाँ पर ए का मान देखा जाए तो ए का मान हमारा कितना है 4, ए का मान हमारा कितना हो गया 4। तो ये आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अच्छे समझ होंगे ना। ये हमारा क्या रहा अल्फा प्लस बीटा और ये आ रहा अल्फा इंटू बीटा। लेकिन साथ साथ में ये भी पूछ रहा है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान भी पूछ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि अल्फा का मान पता है 1/अल्फा का मान 1/बीटा का मान, तो हम क्या करते हैं तिरिया गुणा कर देते हैं। इनका गुणा इनसे करोगे तो बीटा का नाम बीटा हो जाएगा, इनका गुणा इधर कर दोगे अल्फा का नाम अल्फा हो जाएगा और नीचे वाले गुणा नीचे से। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 1/अल्फा और 1/बीटा होता है वो बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। और हम जानते हैं बीटा प्लस अल्फा का हो चाहे अल्फा प्लस बीटा का हो, और उसका मान हमारा कितना दे रखा है माइनस के 3/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना दे रखा है 7/4। तो अब अगर हम यहाँ देखें 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3/7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये इन सारे अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का भी मान अच्छे से निकाल लिए हैं। तो ये अच्छे से आप जितना भी कराए हैं ये सभी लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे।
ये फार्मूले भी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो इस फार्मूले को अच्छे से आप सभी लोग समझ लेना। और जो ये क्वेश्चन करवाए हैं इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोग करके देखना। इसके जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब कराएंगे तो इसके बचे हुए क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन